वेलकम टू विद्यारूपम एकेडमी दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है इवन एंड ऑड नंबर्स, एचसीएफ एंड एलसीएम एंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम। तो हम शुरू करते हैं इवन नंबर से। तो कोई भी नंबर इस फॉर्म में हो, n इज इक्वल टू 2p फॉर्म में, कोई भी नंबर जहां की n कोई इंटीजर हो और p कोई इंटीजर हो, कोई भी नंबर n इज इक्वल टू 2p फॉर्म में रहे जहां की n कोई इंटीजर हो और p कोई इंटीजर हो, तो n क्या हो जाएगा, कोई भी इवन नंबर हो सकता है ये n। ठीक है। और इवन नंबर की एक और विशेषता है जिसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि x के पावर n, x के पावर n जहां की x कोई इंटीजर हो, x कोई इंटीजर हो, x कोई इंटीजर हो जो कि इंटीजर क्या हो, इंटीजर क्या हो, इवन हो। फिर से बोल रहा हूं, x के पावर n फॉर्म में कोई भी नंबर रहेगा जहां की x बिलोंग्स टू इंटीजर और इंटीजर क्या होगा, इवन होगा, और n क्या होगा, एक इंटीजर होगा। वो इंटीजर कोई भी हो सकता है, इवन या ऑड, इवन या ऑड। तो ये जो नंबर आएगा आपका x के पावर n, ये क्या आ जाएगा, ये एक इवन नंबर आएगा। एग्जांपल में ले लीजिए कि 32 का स्क्वायर, 32 क्या है, 32 एक इवन नंबर है, इसका स्क्वायर है n, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1024। यानी कि कोई भी इवन नंबर है उसके पावर n कुछ भी हो गया, 2 की जगह 3 होता, 4 होता, 5 होता, तो भी ये नंबर क्या होता, एक इवन नंबर ही आता। तो यानी कि x के पावर n इवन नंबर आएगा जहां की x क्या है, कोई भी इवन नंबर है, और n क्या है, कोई भी इंटीजर है, 1 2 3 4 5 6 कोई भी इंटीजर ये हो सकता है। तो ये क्या नंबर आएगा, ये एक इवन नंबर आएगा। दूसरा ले लीजिए कि 24 का स्क्वायर तो 576, यानी कि 24 क्या है, एक इवन नंबर है, और इवन नंबर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 576। यानी कि यहाँ पे हम स्क्वायर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे अगर ये क्यूब भी होता या के पावर 4 होता, 5 होता, 6 होता, 7 होता, या इवन या ऑड कोई भी इंटीजर होता, तो ये क्या नंबर आता, ये एक इवन नंबर ही आता। ठीक है। तो इवन नंबर की ये बात हो गई, और इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है इवन नंबर में, बस ये फॉर्म अभी याद रखिए, n इक्वल टू 2p फॉर्म में होगा, n क्या होगा, एक इंटीजर होगा, p क्या होगा, एक इंटीजर होगा, n इक्वल टू 2p फॉर्म में, और x के पावर n क्या हो जाएगा, कोई भी इवन नंबर हो जाएगा जहां कि x क्या होगा, कोई इवन नंबर होगा, और इसके पावर में जो n लगा है, n कोई भी इंटीजर हो सकता है, n कोई भी इंटीजर हो सकता है। यानी कि मैंने यहाँ पे लिखा है ये चाहे इवन इंटीजर हो या ऑड इंटीजर हो। तो ये इवन नंबर की बात हो गई। अब इसके बाद हम बात करते हैं ऑड नंबर्स की। कोई भी नंबर n इक्वल टू 2p प्लस 1 के फॉर्म में होगा तो वो क्या हो जाएगा, एक ऑड नंबर हो जाएगा, जहां पे n क्या होगा, एक इंटीजर होगा, n इज इंटीजर, और p क्या होगा, p भी कोई इंटीजर होगा। यानी कि कोई भी नंबर n इक्वल टू 2p प्लस 1 फॉर्म में होगा तो वो क्या हो जाएगा, एक ऑड नंबर हो जाएगा। n इज इक्वल टू, मान लीजिए कि निकालते हैं हम p की वैल्यू पे 4 लगा देते हैं, 2 इंटू 4 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। यानी कि n क्या हो गया, एक ऑड नंबर हो गया। ये तो हम इसकी एकदम बेसिक बात कर लिए कि n इक्वल टू 2p प्लस 1 फॉर्म में होगा, वो क्या होगा, ऑड नंबर होगा, जहां पे n क्या होगा, वो एक इंटीजर हो जाएगा, p क्या होगा, वो भी कोई इंटीजर होगा। इसके बाद एक और बात यह है कि x के पावर n, जो हमने अभी पिछला इवन नंबर की बात की थी, सेम इसमें भी वही बात करेंगे हम कि x कोई ऑड नंबर होगा और n क्या होगा, कोई इंटीजर होगा।
x क्या होगा, कोई ऑड नंबर होगा, और n क्या होगा, कोई इंटीजर होगा, यानी कि z कोई इंटीजर होगा। तो ये जो नंबर आएगा, ये क्या नंबर आएगा, ये एक ऑड नंबर आएगा। इट विल ऑलवेज बी एन ऑड नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि 33 क्या है, एक ऑड नंबर है। 33 क्या है, एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1089, यानी कि ये क्या आ गया, एक ऑड नंबर आ गया। ये क्या आ गया, एक ऑड नंबर। 33 का स्क्वायर, मैंने क्या बताया था कि 33 क्या है, x है। x क्या है, एक ऑड नंबर है। इसके पावर में 2, इसके पावर में 3 होता, 4 होता, 5 होता, कोई भी इंटीजर होता, तो ये जो नंबर आता ये क्या आता, एक ऑड नंबर ही आता। तो 33 का स्क्वायर क्या हो गया, 1089, यानी कि इसके ऊपर ये कोई भी ऑड नंबर के ऊपर कोई भी इंटीजर होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, तो आपका क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा। इससे और कोई एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529 होता है। ठीक है, 23 क्या है, आपका एक ऑड नंबर है, उसके ऊपर स्क्वायर की जगह क्यूब होता, के पावर 4, 5 के पावर 6 कुछ भी होता, तो वो क्या होता है, एक ऑड नंबर ही आता। तो बेसिक सी बात थी, इवन और ऑड नंबर्स में इतना कुछ खास नहीं था। x के पावर n जो होगा ऑड नंबर, अगर x ऑड है तो x के पावर n कुछ भी आएगा तो वो ऑड आएगा, और x इवन है, इवन के पावर n एक इंटीजर है, कुछ भी आप रखेंगे तो क्या आएगा, एक इवन नंबर ही आएगा। तो इसके आगे हम चलते हैं अब HCF एंड LCM पे। तो शुरू करेंगे इस पे LCM से। एलसीएम को क्या बोलते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या बोलते हैं, लोवेस्ट कॉमन एलसीएम क्या है, लोवेस्ट। तो इसको ये कह सकते हैं स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ ऑल द गिवन नंबर्स। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ ऑल द गिवन नंबर्स। अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं कि मान लीजिए कि कोई वैल्यू से 2 है, 3 है, तो 2 का मल्टीपल क्या क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 होता है, 8 होता है, उसके बाद 10 होगा। इसका मल्टीपल करते जाइए, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा। तो इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि इस लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इसमें लोवेस्ट ये सब इसके मल्टीपल्स है। 2 के मल्टीपल्स क्या है, ये सारे 2, 4, 6, 8, 10, ये सब क्या है, इसके मल्टीपल्स है। 3 के मल्टीपल्स क्या क्या है, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 14। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो देखिए लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा। तो यानी कि इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बस इसी लॉजिक से एलसीएम हम निकालते हैं। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल उसका निकालेंगे कि क्या है, कितने भी नंबर्स हैं उनका कॉमन मल्टीपल क्या है, लोवेस्ट कॉमन, तो वो उसका एलसीएम हो जाता है। तो जैसे अब दूसरा एग्जांपल ले लीजिए कि 10, 20 और 25। तो 10, 20, 25 का क्या हो सकता है, 10 का मल्टीपल क्या क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 50, 60, ऐसे करते करते इसका 100। 20 का क्या हो जाएगा, 20, 40, 60, 80, 100। 25 का क्या हो जाएगा, 25, 50, 75, 100। तो इस पैटर्न में देखिए 10, 20 और 25 में कि मल्टीपल सबके यहां हमने लिख दिया है, सारे के 10 के, 20 के, 25 तीनों के मल्टीपल्स हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, देखिए 100 है, इसमें 100, इसमें 100, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। हो सकता है कि आगे वैल्यूज में और कॉमन मल्टीपल्स मिल जाए आपको, लेकिन हमें लोवेस्ट देखना है, जहां से स्टार्टिंग मल्टीपल्स हो रहे हैं, जहां से स्टार्टिंग कॉमन मल्टीपल्स हो रहे हैं, तो यहां से हो रहे हैं। तो इसका यह बोल सकते हो कि
इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 10, 20 और 25 का। तो ये एलसीएम की बात होगी। एलसीएम का ये सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि आपको लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। ठीक है, कितने भी नंबर्स दिए रहेंगे, एक तो आप बेसिक जानते हो इस तरीके से जो आपके स्कूल्स में सिखाए जाते हैं, लेकिन वहां यहाँ पे आपको जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहां पे जनरली आपको इस तरीके से आपको सोचना है कि क्वेश्चन जो है इस तरीके से उसको प्रोग्राम्ड किए होते हैं। ठीक है, तो इसको अगर आप बेसिक तरीके से निकालना चाहोगे, जैसे स्कूल में आपको सिखाए जाते हैं, जैसे 10, 20 और 25, तो स्टार्टिंग करते हैं 5 से, 5, 4, 5, फिर 2 से, फिर 2, फिर 5, तो क्या आ गया 5, 5, 25, 25 इंटू 400। तो आपका बेसिक तरीका है, लेकिन हम जहां तक हम जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें हम इस तरीके से हम क्वेश्चंस को मल्टीपल्स को सोचेंगे। ठीक है, तो एलसीएम की बात हो गई। और एलसीएम में एक चीज और आपको ध्यान देना है कि एलसीएम जो होता है ये इंटीजर्स और फ्रैक्शंस के लिए होता है, इंटीजर्स और फ्रैक्शंस दोनों के लिए होता है। एलसीएम किसके लिए होता है, एलसीएम किसके लिए होता है, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस के लिए। और इंटीजर्स क्या होंगे आपके, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि निगेटिव के लिए ये नहीं होगा, निगेटिव के लिए ये नहीं होगा। एलसीएम क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स और फ्रैक्शंस के लिए होगा। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि फ्रैक्शंस का हम कैसे निकालेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हम एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ पढ़ने के बाद फिर उस टॉपिक पे हम आएंगे। तो एलसीएम की ये पूरी कहानी होगी कि इस तरीके से हम एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं एचसीएफ पे। तो हमारा अगला है एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसे क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। तो ये क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, यानी कि जो भी हमारे पास दिए हुए नंबर है, जो भी नंबर दिए हुए हैं उसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। जैसे मान लीजिए कि आपका 20 और 30 ये दो नंबर है, 20 और 30 ये दो नंबर है। तो 20 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होगा, 10 होगा। फिर ये सारे इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, 20 के ये सारे फैक्टर्स हो जाएंगे। 30 के क्या फैक्टर्स हो जाएंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 10 होगा। अब इसमें हमने क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये इसका एचसीएफ निकल जाएगा, या इसको बोल सकते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। तो इस तरीके से एचसीएफ निकल जाएगा। और एचसीएफ का एक और तरीका है जो कि हम डिस्कस करेंगे। मान लीजिए कि 20 और 30 का एचसीएफ निकालना था, तो हम क्या करते हैं, 20 और 30 में एक वेरिएबल जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसको हम 20x मान लेते हैं और इसको 30x मान लेते हैं। ठीक है, अब 20x प्लस 30x को हम अगर प्लस करेंगे तो इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं हम, आप सोचिए। 20x प्लस 30x को अगर हम जोड़ दें तो उसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं कॉमन। तो 2x प्लस 3x, तो 10 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा आपका एचसीएफ, 10 एचसीएफ हो जाएगा। तो ये आपका तरीका है। कोई भी आपके पास कितने भी नंबर्स दिए हो उसको आप एक वेरिएबल के साथ जोड़ दीजिए, और सेम वेरिएबल होने चाहिए, x होने चाहिए, तभी आप कॉमन ले सकते हैं, और उसका आप कॉमन ले लीजिए।
जैसे मान लीजिए कि दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 33, 66, 99। अब इसमें हमने x ले लिया सबके साथ, 33x, 66x और 99x। तो 33x अगर इसमें कॉमन ले लें, 33 कॉमन ले लें, तो x प्लस 2x प्लस 3x, तो 33 क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा। तो इस तरीके से हम HCF दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं। और एक तरीका तो ये है कि आप उसके फैक्टर्स निकाल लीजिए, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो उसका GCD हो जाएगा, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर हो जाएगा, या HCF हो जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि हम उसमें वेरिएबल्स ले लेंगे, x और x वेरिएबल्स ले लेंगे, और वेरिएबल्स के बाद उसको एक फॉर्मूले में डालेंगे, सम करेंगे, और उसमें से जो कॉमन ले लेंगे वो हमारा HCF आ जाएगा। तो HCF की इतनी बात है। और दूसरा तरीका यह है यूक्लिडियन तरीके से हम इसको और निकाल सकते हैं। इसको डिवीजन मेथड भी बोलते हैं, और यूक्लिडियन भी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए 120, 240, 300। तो इसमें हम क्या करेंगे, 120, 240, 300, इस मेथड को डिवीजन मेथड या यूक्लिडियन मेथड बोलते हैं। तो पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करेंगे। तो 120, 240, तो ये पूरी तरीके से डिवाइड हो गया, क्या बचा, 0 बचा। अब ये बचा, इसको हम लेके इस थर्ड वाले से डिवाइड करेंगे, यानी कि 120, 300, तो ये कितनी बार जाएगा, 240 और 60 बचा। अब 60 जो रिमाइंडर अगर हमारा कुछ बचता है, 0 बचता है, तो ये यहाँ पे जो डिवीजन है इसको ले लेंगे आगे चलते हुए अगले नंबर के लिए। अगर रिमाइंडर कुछ बचता है तो फिर हम डिवीजर को वापस ले लेंगे, अगर रिमाइंडर बचता है तो फिर हम डिवीजर को वापस ले लेंगे, यानी कि फिर इसमें हम 60 1/20, 62 जो 1/20। अब देखिए रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, तो हमारे क्या हो गया, हमारा ये क्या हो गया, HCF हो गया। तो हमने 3 मेथड इसमें पढ़ लिए। पहला मेथड ये था फैक्टर मेथड, हम उसके सारे फैक्टर्स को निकालेंगे। दूसरा मेथड हो गया जो हमें वेरिएबल मेथड, जिसमें हम वेरिएबल ले लेंगे और उस वेरिएबल के बाद उस वेरिएबल को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद उसमें से जो कॉमन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। 2 एग्जांपल हमने लिए, पहला एग्जांपल ये, दूसरा एग्जांपल ये, ठीक है। तीसरा तरीका हमने क्या किया, डिवीजन मेथड या यूक्लिडियन मेथड। इसमें क्या क्या 3 तरह के नंबर्स हैं, 120, 240 और 300। तो पहले इन दोनों को लिया, किसी 2 को ले सकते हैं आप, तो इन दोनों को हमने लिया, तो 120 और 240 को, और ये डिवाइड हो गए, 0 बचा। अब 0 बचा तो इसके डिवीजर को हम कंटिन्यू करेंगे, इस डिवीजर से थर्ड नंबर को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद कुछ रिमाइंडर बचा। अब जब रिमाइंडर बचेगा तो उस समय आपको बात को ध्यान देना है कि रिमाइंडर जो बचा उससे उसके प्रीवियस वाले डिवीजर को डिवाइड कर देना है, यानी कि रिमाइंडर 60 बचा था, अब 60 से 120 को 60 से डिवाइड कर देंगे, तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, आपका 0 हो गया। तो यानी कि 60 क्या हो गया, आपका HCF हो गया। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन LCM एंड HCF। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है, Ravi can do a work in 10 days and Shyam can do the same work in 12 days. How many days will it take if both start working together? यानी कि रवि कोई काम 10 दिन में करता है और वही काम श्याम जो है 12 दिन में करता है। ठीक है, अगर वो दोनों साथ काम करने लगे तो वो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो मान लीजिए कि रवि का क्या है, रवि कितने दिन में कर रहा है, 10 डेज में। श्याम कितने दिन में कर रहा है, 12 डेज में। तो इन दोनों का अगर एक मल्टीपल लेना चाहें तो क्या मल्टीपल हो सकता है, इन दोनों का मल्टीपल होगा वो इसका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 10 और 12, और 10 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60। 10 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60। तो यानी कि 60 यूनिट्स ऑफ वर्क है। अब 60 यूनिट्स ऑफ वर्क है
ये 10 दिन में करता है और ये 12 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 10 डे में रवि जो है, सॉरी रवि 10 डे में 60 यूनिट ऑफ वर्क कर रहा है। तो 1 डे में क्या कितना करेगा? 60/10, 6 यूनिट ऑफ वर्क। फिर से बता दे रहा हूं कि रवि 10 दिन में कोई काम करता है, उसी काम को श्याम जो है 12 दिन में करता है, तो इन दोनों का कोई एक मल्टीपल होगा। क्या होगा? वो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, यानी कि इन दोनों का एलसीएम होगा। क्योंकि हम वैल्यूज किस में निकाले? इंटीजर्स में निकालते हैं। हम वर्क 1 दिन 2 दिन करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे 10 12 का क्या निकालेंगे? हम एलसीएम निकालेंगे। तो टोटल हम मान लेते हैं 60 यूनिट आया, 60 यूनिट ऑफ वर्क टोटल हो गया। अब रवि 10 दिन में करता है 60 यूनिट ऑफ वर्क, तो एक दिन में कितना होगा? 6 यूनिट ऑफ वर्क। और सेम इसी तरीके से हम श्याम का निकाल लेंगे। श्याम कितने दिन में करेगा? 12 दिन में 60 यूनिट ऑफ वर्क। तो एक दिन में कितना हो जाएगा इसका? श्याम का 60/12 यानी कि 5 यूनिट ऑफ वर्क। अब हम रवि का एक दिन का वर्क निकाल लिया, कितना है? 6 यूनिट। श्याम का एक दिन का वर्क निकाल लिया, कितना आया? 5 यूनिट। तो दोनों का अगर साथ में काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 6 + 5 यानी कि 11 यूनिट। एक दिन में 11 यूनिट काम करेंगे। एक दिन में 1 डे में 11 यूनिट काम करेंगे, लेकिन टोटल काम कितना है? 60 यूनिट। तो नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएगा? 60/11। और 60/11 को क्या लिख सकते हैं आप? अगर 60/11 डिवाइड करेंगे तो 11 5 जो 55 5, यानी कि 5/11। तो ये आपका आंसर आ गया। डेज टू कंप्लीट द वर्क इफ दे बोथ आर वर्किंग साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो ये हमारा ये क्वेश्चन हो गया। नाउ क्वेश्चन इज स्पीड ऑफ ए इज 15 मीटर पर सेकेंड एंड द स्पीड ऑफ बी इज 20 मीटर पर सेकेंड. They are running around a circular track of length 1000 meter in the same direction. Let us find after how much time will they meet at the starting point if they start running at the same time. यानी कि दो व्हीकल मान लो आप कि एक की स्पीड ए है और दूसरे की स्पीड बी है. ठीक है, व्हीकल ए की स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड है और बी की स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है और सेम डायरेक्शन में वो सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहे हैं. तो मान लीजिए कि ऐसे है, बी है और ये ए है. बी ए से आगे है, बी की स्पीड क्या है 20 मीटर पर सेकेंड, ए की स्पीड क्या है 15 मीटर पर सेकेंड, ये ए है. तो कितने टाइम बाद वो लोग साथ में मिलेंगे, वही क्वेश्चन पूछ रहा है. आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट. स्टार्टिंग पॉइंट पे वो कब मिलेंगे साथ में. तो मान लीजिए कि ये सर्कुलर ट्रैक कितने लेंथ का है, इसमें लेंथ दिया हुआ है 1000 मीटर, यानी कि इसका पेरीमीटर कितना है 1000 मीटर, सॉरी इसका सर्कमफरेंस कितना है 1000 मीटर इस सर्कुलर ट्रैक का. तो ये अगर इसकी स्पीड बी की स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड 1000 मीटर है, तो अगर डी निकाले हम, डी इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. तो स्पीड इनटू टाइम, तो बी का निकाले हम तो ये 1000 है, स्पीड क्या है 20 इंटू इसको हम T2 मान लेते हैं. तो T2 कितना हो जाएगा 50, यानी कि 50 सेकेंड, क्योंकि वैल्यू सेकेंड में है. और इसी तरीके से हम ए का निकालेंगे तो ए कितना है डिस्टेंस 1000 और स्पीड कितनी है 15 इंटू इसको टाइम मान लेते हैं T1 टाइम में. ये पूरा एक सर्कमफरेंस पूरा करेगा तो ये T1 हो गया. ठीक है, तो T1 कितना हो गया 66.66, क्योंकि 1000 को 15 से डिवाइड करेंगे तो ये रिकरिंग डेसिमल आएगा, रिपीटिंग डेसिमल आएगा, क्योंकि 15 से 6 90 फिर 10 बचेगा तो फिर पॉइंट लेंगे आप. तो इस तरीके से 66.66 वैल्यू आएगी. अब क्या करना है कि हमने बात की थी कि एलसीएम क्या है कि कॉमन मल्टीपल को देखता है. तो इन दोनों में कॉमन मल्टीपल क्या होगा 50 और 66 का.
लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि इसका हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 50 और 66.66। तो 50 1 जा 50, 52 जा 100, 53 जा 150, 54 जा 200। तो 50 अगर 4 बार हम करेंगे तो 200 आएगा, और इसको हम 3 बार करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 200 आएगा लगभग। तो यानी कि 200 सेकंड पे वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। आंसर हो गया 200 सेकंड। इसका हमने उसके मल्टीपल से एलसीएम निकाल दिया। ये 4 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे, 51 जा 50, 2 जा 100, 3 जा 150, 4 जा 200, और 66.6 ये 3 बार जाएगा इंटू 4, ये इसका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। हमने अपने इस वीडियो में हमने बात की थी कि हम मल्टीपल से कैसे एलसीएम निकाल लेंगे। तो इसी तरीके से हमने इसका एलसीएम निकाल लिया, और ये हो गया आपका 200 सेकंड, यानी कि वो कहाँ मीट करेंगे, कितने टाइम बाद मीट करेंगे, 200 सेकंड बाद। तो ये हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, देयर आर 24 मैंगोज, 60 bananas, 36 guavas, and they have to arrange in several rows in such a way that every row contains same number of fruits of one type। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे क्वेश्चन का। every row contains same number of fruits of one type, what is the minimum number of rows required for this arrangement। इस तरह क्वेश्चन आपको कैट के एग्जाम में आते हैं, एमबीए के एग्जाम्स में आते हैं इस तरह क्वेश्चन। तो मान लीजिए कि 24 मैंगो है, 60 बनाना और 36 गुआवा, ये 3 तरह के फ्रूट्स हैं। इसको हमें अरेंज करना है कई सारे रोज में, ताकि एक रो में एक ही तरह के फ्रूट्स आए। और ये पूछा है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रोज रिक्वायर्ड, मिनिमम नंबर ऑफ रोज रिक्वायर्ड फॉर दिस अरेंजमेंट। सबसे कम कितने रोज हो सकते हैं इसमें, इस पूरे अरेंजमेंट को बैठाने के लिए। तो इसमें 2 कंडीशन है कि एक रो में ईच रो सेम नंबर ऑफ सेम फ्रूट होने चाहिए, सेम फ्रूट्स होने चाहिए, ठीक है, ईच रो में सेम फ्रूट्स होने चाहिए। और दूसरा ये क्वेश्चन हमारा है कि मिनिमम नंबर ऑफ रोज कितने हो सकते हैं। तो इसमें हम 24, 36 और 60 का एचसीएफ निकाल दें तो हमें ये पता चल जाएगा कि एक रो में कितने फ्रूट्स आ सकते हैं सेम तरह के। तो यानी कि 24, 60 और 36। मैंने आपको एचसीएफ निकालने का एक तरीका बताया था कि वेरिएबल मेथड से। वेरिएबल मेथड्स क्या हो सकता है कि तीनों में एक्स हम ले लिया, अब इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, तो इसमें से कॉमन हम ले सकते हैं 12, ठीक है, 2x प्लस 5x प्लस 3x। तो 12 क्या आ गया, इसका एचसीएफ आ गया। ये क्या आ गया इसका एचसीएफ। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने हैं, 24 प्लस 60 यानी कि कितना हो गया 64। 24, 60 और 36 यानी कि ये हो गया 12, 120। टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने हैं 120। टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स, और ये कितना आ गया अपना 12। तो कितने हो सकते हैं, एक रो में एक तरह के 12 फ्रूट्स, और कितने रोज हो सकते हैं 10, यानी कि 10 रोज। मिनिमम नंबर ऑफ रोज कितने हो सकते हैं 10। तो ये हमारा आंसर आ गया, इसका आंसर 10। ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना टॉपिक है। आगे हम और तरह के क्वेश्चंस लेके आएंगे।